हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक सिंह। और जैसा कि हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पिछले क्लास में कहा था, खत्म कर चुके थे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तक हमने देख लिया था क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ हम ये भी आपको बताए थे कि बोर मॉडल से ही इंटर रिलेटेड है कौन सा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिसको हमने खत्म किया था, ठीक है। आज आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और क्या आज हम लोग देखने वाले हैं डी ब्रॉगली का जो थ्योरी था उसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। कि क्या उसने कहा था, किसके बारे में बताया था क्या, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज दो चीज को डील करने वाले हैं। पहला तो आपका डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, और जो दूसरा रहेगा वो आपका रहेगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये दोनों जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, ठीक है। तो आइए इस सेशन स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है उस चीज को समझते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या है ना कि हम लोग क्या पढ़े थे कि लाइट आइंस्टीन के अनुसार जो बात चला था वो क्या किस नतीजे पर पहुंचे थे, कि लाइट जो होता है वो दो नेचर जो है वो शो करता है। एक तो जो होता है वो कौन सा, एक तो वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। हम लोग पढ़ चुके हैं, वेव नेचर भी होता है और उसका क्या होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। लेकिन डी ब्रोगली के अनुसार, डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट थे, उनके अनुसार क्या था कि एक मूविंग कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये पेन, ठीक है, ये मूव कर रहा है, ठीक है, ये पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल मानकर चल रहा है, और ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। कोई एक क्या है, बोला कि कोई एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो भी वेव को क्रिएट करेगा। वो भी किसको क्रिएट करेगा, वेव को क्रिएट करेगा। यानी उसको भी हम एज अ क्या मान करके चल सकते हैं, वेव को मान सकते, एज अ वेव हम मान सकते हैं। लेकिन तब जब वो पार्टिकल जो है, जब वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जब वो मूव करेगा तब। यदि मूविंग रहेगा तब। बात समझ में आया हम क्या बोले। क्या हम लोग पढ़े थे, लाइट जो होता है वो डुअल नेचर का होता है। एक तो होता है आपका वेव नेचर और दूसरा होता है पार्टिकल। ये जो टॉपिक है वो कौन सा है, डुअल नेचर ऑफ मैटर। कौन सा हम लोग देखने जा रहे हैं अभी, डुअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। डुअल नेचर नेचर ऑफ मैटर, मैटर, ठीक है, डुअल नेचर ऑफ मैटर। और ये डुअल नेचर ऑफ मैटर क्या बता रहा है, ये किस साइंटिस्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, कौन सा होगा, ठीक है, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। ठीक, किसके द्वारा दिया गया था, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। इसको डिब्रोगली हाइपोथेसिस भी कहते हैं। डिब्रोगली नाम के साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा ये दिया गया था, ठीक है। क्या बोला गया था उनके द्वारा कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मूविंग में रहेगा तो वो वेव नेचर को भी शो करेगा, यानी कि उसमें डुअल कैरेक्टर आ जाएगा, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। उसमें भी दो कैरेक्टर पाए जाएंगे, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। बात समझ में आ रहा है। तो आगे हम लोग इसमें कुछ लिख देते हैं इसके बारे में। क्या लिखेंगे, आइंस्टीन हैज सजेस्टेड दैट, आइंस्टीन हैज सजेस्टेड, ठीक है, ठीक है। एक सेकेंड, बात समझ में आ रहा है। सजेस्टेड दैट, ठीक है, लाइट हैज डुअल नेचर, दैट इज क्या बोलेंगे, कौन कौन सा नेचर था, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर इन 1924, ठीक है, इन 1924 डी ब्रोगली, ठीक है, डी ब्रोगली सजेस्टेड दैट व्हेन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट का हम बात करें, लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। खास करके हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में कह सकते हैं, जो कि क्या रहेगा आपका, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स, ये सब हो सकता है। बात समझ में आया। उसको लेकर के हम खास तौर पे हम देखेंगे, ठीक है। तो क्या बोला यहाँ पे, डी ब्रोगली क्या बोलता है कि या ऐसे कह सकते हैं, प्रिपेयर्ड दैट एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सजेस्टेड दैट एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या बोले हम, in 1924 de Broglie suggested that an electron behaves like a material particle,
बिहेव्स लाइक अ मटेरियल, ठीक है, पार्टिकल, ये कैसा बिहेव कर रहा है, बिहेव्स लाइक अ मटेरियल पार्टिकल एज वेल एज वेव, ठीक है, एज वेल एज वेव। सिंपल सा बात है कि कहने का मतलब क्या था इनका कि कोई भी यदि मूविंग ऑब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉन जो कि मूवी करता है, तो कोई भी यदि मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसमें क्या रहेगा आपका, वो किस तरीके से अपने आप को किस तरीके से शो करेगा, वो वेव, यानी कि सिंपल कोई एक मूव कर रहा है, जैसे पेन है, हम फेंकेंगे जोर से, ठीक है, जोर से फेंकेंगे तो ये क्या करेगा, क्या क्रिएट करता है, वेव क्रिएट करेगा, ठीक है, किस चीज का फॉर्म किस चीज को क्रिएट करेगा, वेव को क्रिएट करेगा, ठीक है। तो वही बात है, फिर से हम बार बार दोहरा रहे हैं कि यदि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो वो क्या क्रिएट करेगा, वेव, और इसीलिए उसको क्या कहा गया कि वो डुअल नेचर को शो कर रहा है, पार्टिकल एज वेल एज वेव, ठीक है, पार्टिकल एज वेल एज वेव। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है ये चीज। अब इसके अनुसार दोनों चीज को, दोनों एनर्जी, तो दोनों किस फॉर्म में है, एनर्जी के फॉर्म में ही है, चाहे वेव हो चाहे पार्टिकल हो। तो E इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं, एम सी स्क्वायर, और एक हम क्या पढ़े हैं, इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, ये दोनों हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। दोनों किस टर्म में था, दोनों आपका एनर्जी के टर्म में ही था, बात समझ में आ रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, ये लिख सकते हैं क्या, ठीक है। अरे दोनों क्या है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर वाला है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, और दोनों शो करता है, ठीक, तो ये सी स्क्वायर से ये सी चला जाएगा, बात समझ में आया। और लेमडा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच एम और सी, एच अपॉन एम सी, और यहाँ पे मास क्या है, अच्छा, और दूसरी बात कि दोनों जो एनर्जी है, दोनों एनर्जी है वो किस फॉर्म में लेंगे, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, ठीक है, यानी कि जो हम एनर्जी बात कर रहे हैं, ई क्या है आपका, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है, क्योंकि दोनों का जो एनर्जी है, चाहे वो वेव नेचर में है पार्टिकल नेचर में है, हम किसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं, हमेशा फोटोन्स के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं, हमेशा फोटोन्स के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। तो उसी लिए फॉर्मूला यहाँ पे इस तरीके से आया, लेमडा इज इक्वल टू एम इंटू सी, ठीक है, और सी क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, और एम क्या है, जो आपका मास, जिसका भी हम लेकर के चलेंगे, मास ऑफ फोटोन, एम यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, मास ऑफ फोटोन, बेसिकली बात समझ में आया, ठीक है। एम क्या हो जाएगा यहाँ पे, यदि हम ऐसे कहें, ठीक है, मास ऑफ फोटोन, मास ऑफ फोटोन, फोटोन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ फोटोन इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ये m इज इक्वल टू, इसी फॉर्मूले से यदि हम आए, m इज इक्वल टू h, ठीक है, लेमडा c, ये आपका आ जाएगा मास ऑफ फोटोन निकल करके, ठीक है। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब आपको बात ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और मोमेंटम, यदि हम यहाँ से चाहें तो मोमेंटम भी निकल सकता है, ठीक है, क्या निकल सकता है, मोमेंटम भी निकल सकता है। बेसिकली मोमेंटम क्या होता है, यदि हम बात करें मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ फोटोन, तो मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो मास और c, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, इसको हम क्या ले रहे हैं, ये, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू p, ये क्या हो गया आपका, मोमेंटम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम पुट कर दें तो और एक हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, लेमडा इज इक्वल टू h बाय p, लेमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, h बाय p, ये निकल करके आ रहा है। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। दो नेचर होता है, ठीक है, कौन कौन सा, डुअल नेचर बोला गया मूविंग ऑब्जेक्ट में, कौन कौन सा, एक होगा लाइट वेव और दूसरा होगा पार्टिकल। दोनों चीज को हम साथ में रखें और कैलकुलेट करके जो लेमडा निकल रहा है वो आपका क्या आ रहा है, एच और पी, ठीक है, क्या आ रहा है, एच और पी, क्लियर है। अब इसी को थोड़ा सा डी ब्रोगली ने और एक्सटेंड किया, ठीक है, अब एक्सटेंड करके क्या है भाई, देखते हैं जरा सा वो भी, ठीक है, देखते हैं जरा सा, समझ में आ रहा है। डी ब्रोगली ने क्या बोला था, डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में बताया है, सिंपल सा है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो क्या क्रिएट करता है, वेव क्रिएट करता है, और उसमें कौन सा नेचर हो जाएगा, दो नेचर हो जाएगा, ठीक है, वेव नेचर और साथ ही साथ पार्टिकल नेचर। क्लियर है बात, बार बार हम बोल रहे हैं, समझ में आपको आना चाहिए। अब इन द सिमिलर वे, ठीक है,
क्या लिख सकते हैं, इन द सिमिलर वेज, ठीक है, डी ब्रॉगली proposed that, ठीक है, proposed that, ठीक है। इसी तरीके से डी ब्रोगली ने और भी एक चीज को बताया, ठीक है, when particle are in motion, ठीक है, when when पार्टिकल, सेम चीज है, वही चीज जो हम बताए हैं, सेम चीज, उसी चीज को वो हम लिख रहे हैं, बस वेवलेंथ के टर्म में हम लिख रहे हैं, ठीक है। व्हेन पार्टिकल, ठीक है, व्हेन पार्टिकल आर इन मोशन, आर इन मोशन, मोशन, जब पार्टिकल किस में रहेगा, आपका मोशन में रहेगा, ठीक, दे ऑल्सो जनरेट वेव्स, दे दे ऑल्सो जनरेट वेव्स, ठीक है, सेम बात हो गया। जब पार्टिकल किस में रहेगा, आपका मोशन में रहेगा, दे ऑल्सो जनरेट वेव्स, ठीक है, वेव्स एसोसिएटेड विद द मैटर, ठीक है, वेव्स एसोसिएटेड विद द मैटर। बात कहने का मतलब है कि जो पार्टिकल है, ठीक है, वो मूविंग है, वही बात जो हम कह रहे थे तब से, ठीक है, मूव कर रहा है तो वो क्या क्रिएट करेगा, वेव करेगा। और चूंकि वेव जो है, जो वेव क्रिएट हो रहा है वो एसोसिएटेड किससे है, मैटर से, मैटर के कारण ही वेव बन रहा है। यदि मैटर है तो वेव है, ठीक है, बात समझ में आया, यदि मैटर है तो वेव है, और यदि मैटर नहीं रहेगा तो वेव भी नहीं रहेगा। तो वही कह रहा है, वेव्स एसोसिएटेड विद द मैटर। यदि वेव किसके साथ एसोसिएटेड है, मैटर के साथ एसोसिएटेड है, तो उसको हम लोग मैटर वेव्स कहते हैं। इज नॉन एज मैटर वेव्स, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैटर वेव्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैटर वेव्स के नाम से जानेंगे। इज दैट क्लियर, ठीक है। और जो वेवलेंथ होगा, ठीक है, एंड वेवलेंथ एंड वेवलेंथ, ठीक है, एसोसिएटेड, ठीक है, एंड जो वेवलेंथ होगा इससे एसोसिएटेड, उसको हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ के नाम से जानते हैं। विथ मैटर, विथ मैटर वेव, ठीक है, इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ के नाम से हम लोग जानते हैं। बात समझ में आया, उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ के भी नाम से हम लोग उस चीज को जानते हैं, ठीक है। अब और एक बात इसमें ध्यान में लिख लेना है कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी बी डब्ल्यू हम लिखे हैं, ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ अ पार्टिकल, ठीक है, एसोसिएटेड, ठीक है, विथ अ पार्टिकल, ठीक है, एसोसिएटेड विथ अ पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है, ऑफ मास m, उसका क्या रहेगा, मास m, मूविंग विथ वेलोसिटी v, मूविंग, ठीक है, विथ अ वेलोसिटी v, ठीक है, इज गिवन बाय, ठीक है, क्या उसका रहेगा, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली जो है हम लोग पहले से निकाले हुए हैं, क्या लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, ये पहले से हम लोग निकाले हुए हैं, सेम चीज है, ठीक है, जो हम तब से कह रहे थे उसी को भी लैंग्वेज में लिखवा दिए हैं, कभी भी भूलेंगे नहीं आप, बस एक बार आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और एच क्या है यहाँ पे, ठीक है, एच क्या है यहाँ पे, वेयर एच, क्लियर है, वेयर एच जो है वो क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये चीज आपको कई बार बताया जा चुका है। और जो आपका c है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो तो जान ही रहे हैं आप लोग, ठीक है। और मास क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, और यहाँ पे मास क्या रहा, m क्या रहेगा, m रहेगा मास ऑफ पार्टिकल, ठीक है, और v क्या है, ठीक है,
हाँ सी भी लिख सकते हैं और वी भी लिख सकते हैं, ठीक है। वी लिख देते हैं, वी क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। वी क्या रहेगा यहाँ पे, वेलोसिटी आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वी यहाँ पे यदि हम लिखें तो यहाँ पे हम वी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा देखें, जैसे कि क्वेश्चन है कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। एकदम फॉर्मूला बेस्ड ये आने वाला है, जब भी डी ब्रोगली से रिलेटेड रहेगा एकदम फॉर्मूला बेस्ड रहेगा। इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर में कैलकुलेशन बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, फॉर्मूला बेस्ड। जनरली क्या मिलेगा आपको, फॉर्मूला बेस्ड ही आपको मिलेगा। बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है इस चैप्टर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। और पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का यदि हम बात करें तो सबसे आसान जो कैलकुलेशंस होते हैं वो इसी चैप्टर में, ठीक है। काफी आसान आसान, बस फॉर्मूला है, बहुत सारा फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और वो जरूरी भी रहेगा। क्वेश्चन क्या करता है, कहता है कि कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ। हम डी ब्रोगली वेवलेंथ को डी बी डब्ल्यू से डिनोट करके लिखेंगे, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ, ठीक है, मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ, मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ, ठीक है, 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। क्या बोलता है, क्या निकालना है, कैलकुलेट डीबीडब्ल्यू, ठीक है, डीबीडब्ल्यू। तो डीबीडब्ल्यू क्या था, लेमडा इज इक्वल टू एच, ठीक है, एम इंटू वी, यही वाला था आपका डीबीडब्ल्यू। याद आ रहा, अभी जस्ट लिखे। तो कहता है मूविंग एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दिया, पार्टिकल कौन सा है, वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पार्टिकल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है। और मूविंग विथ वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से घूम रहा है, सॉरी किस स्पीड से वो जा रहा है, वही वेलोसिटी। तो 1/10 वेलोसिटी रहेगा किसका, स्पीड ऑफ लाइट का। तो जो भी लाइट का स्पीड रहेगा उसका 1/10 हम लोग कर देंगे। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। तो लेमडा इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, लेमडा इज इक्वल टू 3 पॉइंट क्या होता है, 6 पॉइंट, देखेंगे जरा सा, 6.63 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। और यहाँ मास क्या दिया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो तो आपको ध्यान में रखना होगा, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी होता है। और साथ ही साथ हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी जो इसका रहेगा वो क्या रहेगा, 1/10 स्पीड ऑफ लाइट, तो इंटू 1/10 इंटू 3 इंटू 10⁸8। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है ये चीज, इसमें कहीं कोई परेशानी, ये जो हम डेटा दिए हुए हैं। अब बात आगे, ये जो 6.63 है ना, 6.63, हम इसको 20/3 भी लिख सकते हैं। समझ में आया, थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। तो लेमडा इज इक्वल टू 20/3 इंटू 10⁻, और ये 31 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 31 ऊपर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और यहाँ कितना बचेगा, केवल -3, ठीक है, -3। और ये क्या हो जाएगा, 9.1, और इंटू और 10, यहाँ से हम क्या कर दें, एक कम कर दें क्या, ठीक है। तो 3 इंटू 10⁻7 ये हो जाएगा। बात समझ में आया। और ये जो है इसको थोड़ा सा और हम आपको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। ये कितना हो जाएगा, 3×3 = 9, 9×9 = 81, ठीक है। और ये 7 ऊपर चला जाएगा, 7×3 = 10, यानी लेमडा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 20/81 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, -10, 10⁻⁻10 हो जाएगा। क्लियर है। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे आप, ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो लेमडा का जो वैल्यू है वो आएगा आपको 2.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है, 2.5 इंटू 10⁻11 मीटर। और कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से हम क्या कर देंगे, एक जीरो और बैठा देंगे। देखिए लेमडा इज इक्वल टू 200 अपॉन क्या लिख सकते हैं, 81, और इंटू 10⁻11, ठीक है। और इसको करेंगे तो अप्रोक्स 2.5 आपका आएगा लेमडा का वैल्यू, ठीक है। तो ये इसी तरीके से छोटा मोटा क्वेश्चन रहेगा। और एक क्वेश्चन लिख सकते हैं, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ अ कार, ठीक है, कार का लिख रहा भाई वेवलेंथ, ठीक है, मिटा दे।
ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ अ कार। हालांकि डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो ध्यान में रखेंगे, वो केवल और केवल फंडामेंटल पार्टिकल जो है आपका उसके लिए है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए, उनके लिए है ये बस कार। यानी माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक दो होता है, उसको बारे में डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है कि कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ अ कार, कैलकुलेट, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ अ कार, ठीक है, कार ऑफ मास 2000 केजी, ऑफ मास 2000 केजी, ऑफ मास 2000 केजी, मूविंग विथ अ स्पीड, ठीक है, मूविंग विथ अ स्पीड, ठीक है, विथ स्पीड, कितना स्पीड है भाई इसका, 180 किलोमीटर पर आवर, 180 किलोमीटर पर आवर। तो 180 किलोमीटर पर आवर है, तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, आप ये क्लास 10 में आप थोड़ा सा टाइम डिस्टेंस वाला चैप्टर पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, उसमें चेंज करते थे हम लोग, किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करते थे, मीटर पर सेकंड, क्योंकि यही वाला आपका क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी। तो v बराबर कितना दिया हुआ है, v बराबर 180 किलोमीटर पर एच आर दिया हुआ है। इसको यदि हम क्या कर दें, इसको हम लिख सकते हैं 180, ठीक है, और क्या कर देते हैं, कितना से कर देते हैं, 5/18, याद आ रहा है, 5/80 यदि हम कर देंगे इसको, यही था ना अपना तरीका, याद आ रहा है, क्लास 10 में पढ़े होंगे। ठीक, तो ये आपका अप्रोक्स अप्रोक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 से, और ये आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। इस यूनिट में लेकर के चलेंगे, 50 मीटर पर सेकंड में हम लोग लेकर के चलेंगे। ठीक है, और कितना दिया हुआ आपका केजी, 2000 केजी है। ठीक है, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच, एच और साथ ही साथ एम इंटू वी। तो लेमडा कितना हम लोग 20/3 लिखे थे ना, याद आ रहा है, और इंटू क्या हो जाएगा 10⁻34, और ये हो जाएगा मास कितना दिया हुआ है, मास दे दिया हुआ है 2000, ठीक है, और इंटू वेलोसिटी कितना दे दिया हुआ है 50। समझ में आ रहा है ये किस तरीके से हुआ। ठीक है, ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जीरो से ये जीरो काट देते हैं, और 2 से कितने बार में कट जाएगा, ये 100 टाइम्स में कट जाएगा। बात समझ में आ रहा है, कितने टाइम्स में हो जाएगा, 100 टाइम्स में हो जाएगा, और ये 2 जीरो और एक 3 जीरो, और 3 जीरो को जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो इस हिसाब से ये किस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका अप्रोक्स, और ये हो जाएगा 5×3 = 15, ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा 15, ठीक है, और ऊपर आपका चला जाएगा 10 ये 3 जीरो इसमें ऐड हो जाएगा, जो कि माइनस ही रहेगा, तो 30 कितना हो जाएगा 37, माइनस कितना हो जाएगा, -37, और फिर उसके बाद जब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 100, ठीक है, 100 और इंटू 10 क्या हो जाएगा, 2 जीरो हम लोग दिए, 2 जीरो के लिए क्या हो जाएगा, ये आपका चला जाएगा -39, और ये हो जाएगा आपका 15, ठीक है, तो तकरीबन 6.63 इंटू 10⁻39, ये आपका लेमडा का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन, आगे एक जो टर्म है, दो टर्म हम बता देते हैं, एक होता है माइक्रोस्कोपिक और एक होता है मैक्रोस्कोपिक, वो ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, माइक्रोस्कोपी और मैक्रोस्कोपिक, तो दो टर्म आपको ध्यान में रखना है। पहला टर्म जो है वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या रहेगा, माइक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लिख देते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ठीक है, तो वैसा पार्टिकल जो क्या रहेगा, काफी स्मॉल रहेगा, काफी छोटा रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब है पार्टिकल हैविंग नेग्लिजिबल मास, ये ध्यान में रखना, पार्टिकल्स हैविंग, ठीक है, नेग्लिजिबल मास, मास, उसका मास क्या रहेगा, नेग्लिजिबल रहेगा, जैसे कि लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, अल्फा पार्टिकल, पार्टिकल ईटीसी, इस तरीके का जो पार्टिकल होगा उसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कहेंगे, और एक होगा आपका मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक
पार्टिकल्स, ठीक है। और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स क्या होगा, पार्टिकल्स हैविंग क्या कर सकते हैं, उसका काफी ज्यादा आपका मास रहेगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, सिग्निफिकेंट मास, पार्टिकल्स हैविंग, पार्टिकल्स हैविंग हैविंग सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट मास, उसका कुछ ना कुछ एक मास होगा, लाइक लाइक कार, ठीक है, कार, बस, पेन, पेंसिल, ठीक है, etc। इस तरीके से जो होंगे उसको क्या कहा जाएगा, एक सिग्निफिकेंट उसका मास है। लेकिन यदि हम बात करें किसका, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल का, तो ये काफी नेग्लिजिबल होते हैं एज कम्पेयर टू हमारे, ठीक है, यानी माइक्रोस्कोपिक से। तो जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो था, डी ब्रॉगली का जो भी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो हम लोग देख रहे थे, वो किसके लिए है, वो केवल और केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए है। वो कभी भी हम लोग मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, उसको नहीं निकालते हैं। बात समझ में आया, क्लियर है ये चीज। तो उस पॉइंट को भी हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, एक पॉइंट को, कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस इज एप्लीकेबल ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ठीक है, थेसिस इज केवल और केवल किसके लिए एप्लीकेबल है, माइक्रोस्कोपिक जो ऑब्जेक्ट्स हैं, माइक्रोस्कोपिक जो सब्सटेंस है, उनके लिए एप्लीकेबल है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और साथ ही साथ जो है अल्फा पार्टिकल, इस तरीके का, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, इज, ठीक है, एप्लीकेबल, ठीक है, इज एप्लीकेबल, ठीक है, इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, ठीक है, केवल और केवल किसके लिए रहेगा, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, पार्टिकल्स, एंड नॉट फॉर, मैक्रो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए नहीं होगा, बिकॉज इट्स वेवलेंथ, its wavelength is too small to observed, ठीक है। उनका जो वेवलेंथ होता है वो काफी छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि ऑब्जर्व करने में काफी परेशानी आती है, इसलिए हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ उसके लिए कंसिडर नहीं करते हैं, उसको लेकर के हम लोग निकालते नहीं है। जैसे कि यही एक पेन है, तो ये भी काफी बड़ा हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपेयर यदि हम करें इससे, तो इसको जब हम फेंकेंगे तो इससे उतना ज्यादा वेवलेंथ क्रिएट नहीं होगा, वेव क्रिएट नहीं होगा उतना ज्यादा, इसका वेवलेंथ जो रहेगा वो काफी छोटा होगा एज कम्पेयर टू जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, जैसे कि फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उससे जो वेवलेंथ बनेगा वो काफी ज्यादा बड़ा होता है, ज्यादा होता है, जिससे हम उसको बड़े आसानी से हम उसको क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है वो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस जो है वो केवल और केवल किसके लिए होता है, माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, किसके लिए होगा, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, नॉट फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ये नहीं होता है, ठीक है। एक और आगे हम देखेंगे कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, क्या देखने वाले हैं, चूंकि वेलोसिटी है इसमें, तो काइनेटिक एनर्जी के भी टर्म्स में हम लोग देख सकते हैं। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे देखेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv², 1/2 mv², यदि हम मास से दोनों साइड कर दे मल्टीपल, के इज इक्वल टू 1/2 m²v², और 2 को इस साइड ले ले तो क्या हो जाएगा, 2m के इज इक्वल टू m²v², और एम वी इज इक्वल टू, ये m और v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2m के ई, ये वाला पार्ट आ रहा है। तो इसीलिए अपने को पता है कि लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, h/mv, ये हम लोग पढ़े हैं डी ब्रॉगली का, ठीक है। तो यहाँ हम mv का वैल्यू पुट कर दे तो लेमडा इज इक्वल टू h अंडर रूट 2 m
के आपको देखने को मिलेगा। और ये हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ रहेगा तब। इज दैट क्लियर? काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ रहेगा तब। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन कर दिया आपसे, कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। मिटा दे इसको, क्वेश्चन है छोटा सा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन छोटा सा? कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ, क्वेश्चन कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी, अल्फा पार्टिकल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, हैविंग काइनेटिक एनर्जी 5 into 10 raised to 8 जूल, 5 into 10 raised to 8 जूल। ठीक है, अब लेमडा इज इक्वल टू क्या पढ़े, h अपॉन, ठीक है, अंडर रूट 2m के, ये हम लोग देखें। ठीक है, अब जो h हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, 6.63 इंटू 10 रेज टू -34। ठीक है, लेमडा इज इक्वल टू 2 इंटू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल हम लोग क्या लिखते हैं, 4mu। ठीक है, ये किस में लिखते हैं, 4mu, लेकिन mu में ना लिख करके फिर हम लोग किसको, इसको क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, यानी 4 इंटू 1.67 इंटू 10 रेज टू -23। ठीक है, क्या हो जाएगा, -23। और साथ ही साथ फिर क्या है, काइनेटिक एनर्जी कितना दे दिया है, काइनेटिक एनर्जी है आपका 5 इंटू 10 रेज टू 8, ये आपका आया हुआ है। अब इसको ये आप कैलकुलेट कर दोगे तो ये आपका क्या निकल जाएगा, अल्फा का, सॉरी लेमडा का आपका वैल्यू निकल जाएगा। कैलकुलेशन देखने में लग रहा है लेकिन वैसा कुछ नहीं है, करेंगे तो तुरंत आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो आगे एक और हम लोग चीज देखने वाले हैं, डेविंसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, उससे रिलेटेड फिर जब आप देखिएगा तब आपको काइनेटिक एनर्जी के जगह और भी कुछ आपको देखने को मिलेगा, यानी कि चार्ज से रिलेटेड। ठीक, बात समझ में आया? देखिए क्या हम बोलना चाह रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट से, डी ब्रोगली का जो वेवलेंथ का जो था फॉर्मूला, उसमें थोड़ा सा और चेंजेस आ गया। अभी तक हम लोग दो फॉर्मूला आ गया अपने पास, एक किसके रिस्पेक्ट में, तो एक केवल और केवल वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, एक किसके रिस्पेक्ट में, तो काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो जो आपका रहेगा वो कह सकते हैं कि जो आपका काइनेटिक, सॉरी, चार्ज के रिस्पेक्ट में। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, चार्ज के रिस्पेक्ट में। तो था क्या कि, क्या है भाई एक्सपेरिमेंट, ये डेविंसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये था। अब इसमें कुछ नहीं किया गया है, बात ध्यान में रखना है जरा सा, कि यही एक क्या लिया गया था, जो आप जान ही रहे हैं, डिस्चार्ज ट्यूब टाइप का। ठीक है, वही क्या है, पोटेंशियल V, ठीक है, में रखा गया किसको, एक इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को, और ये कौन सा किधर की ओर भागेगा, ये इलेक्ट्रॉन, ये तो निगेटिव हो जाएगा और ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ये निगेटिव रहेगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये निगेटिव की तरफ से किधर की ओर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, निगेटिव की तरफ किधर की ओर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यही इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है, पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है, और इसको हम किधर रखें, यानी दो इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल जो है वो क्या रखें, V वोल्ट, ये V क्या है, वोल्टेज, वोल्टेज V क्या है यहाँ पे, वोल्टेज। ठीक है, बोले थे ना कि दो एक चार्ज को हम लिए हुए हैं पोटेंशियल डिफरेंस V में। ठीक है, याद आ रहा है, ये वाला चीज जो बताए थे वही वाला चीज है सेम, कि वो चार्ज क्या है अपना, इलेक्ट्रॉन है, और हम किस में लिए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V, जो V क्या है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वोल्टेज जो है वो लिए हुए हैं। ठीक है, अब बात को जरा सा समझना है कि E इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, Q इंटू V, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, Q इंटू V, समझ में आ रहा है ना, Q इंटू V। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे अब आपको,
अब और V क्या है यहाँ पे, वोल्टेज, V क्या है यहाँ पे, वोल्टेज। अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वही आपका हो जाएगा E इंटू वी, चूंकि चार्ज कौन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ही है, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू वी। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, चार्ज की जगह E पुट कर देंगे तो E इंटू क्या हो जाएगा, V। क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखने को क्या मिलेगा आपको, E इंटू वी। अब बात ध्यान में रखना है, ठीक है, हम चाहे तो यहाँ पे क्यू वी भी कर सकते हैं, सेम हो जाएगा, वही इलेक्ट्रॉन को हम किसके रेस्पेक्ट में ले ले रहे हैं, चार्ज के रेस्पेक्ट में ले ले रहे हैं। इज दैट क्लियर। अब बात को जरा सा समझना है कि दिस एनर्जी विल अपेयर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या बोले हम कि दिस एनर्जी विल अपेयर इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इज दैट क्लियर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं फिर, K इज इक्वल टू, ठीक है, K इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ईवी। K इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ईवी, क्योंकि मोशन में है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, ईवी। ठीक है, सेम चीज। ठीक, अब और चूंकि हम ईवी और हम यहाँ पे क्या लिख देना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्यूवी। ठीक है, क्योंकि चार्ज हम ई तो ले रहे हैं लेकिन वो है क्या एक्चुअल में चार्ज, तो क्यूवी से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात समझ में आया। अब लेमडा इज इक्वल टू, ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, क्यू वी। क्या आ गया, क्यू वी, यानी कि अब जो है वो लेमडा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन अंडर रूट 2m क्यू वी। ये फॉर्मूला भी आपको देखने को मिल सकता है, और ये कब इस्तेमाल करेंगे, जब पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज की बात होगा तब। ठीक है, कब इस्तेमाल करेंगे हम लोग, चार्ज वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस का इस्तेमाल होगा क्वेश्चन में तब। तो टोटल 3 फॉर्मूला अपने पास आया। कौन कौन सा फॉर्मूला आया लेमडा का, लेमडा इज इक्वल टू एच, ठीक है, एम वी, एक ये आ गया था। उसके बाद दूसरा सा कौन सा आया था, लेमडा इज इक्वल टू एच अंडर रूट, ठीक है, 2m, ठीक है, के ई, ये वाला देखने को मिला था जब काइनेटिक एनर्जी दिया रहेगा तब, जब वेलोसिटी रहेगा तब, और ये पोटेंशियल का बात करेगा तब। तीनों अलग अलग फॉर्मूला है और तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है डी ब्रोगली के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा हम क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, अब तो ये सब ध्यान में रखेंगे कि कब क्या इस्तेमाल करना है। ये तभी इस्तेमाल करेंगे जब पोटेंशियल का बात होगा, ये काइनेटिक एनर्जी और ये वेलोसिटी का बात होगा तब। अब यही वाला एक्सपेरिमेंट, इसको थोड़ा सा यदि हम शॉर्ट करना चाहें तो क्यू क्या है भाई, ये क्यू तो हम 4 इलेक्ट्रॉन ही लेकर के चले हैं, हालांकि वहां पे और भी कुछ हो सकता है। ठीक है, लेकिन यदि यदि केवल हम बात करें किसका, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, चार्ज तो कुछ भी हो सकता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन केवल हम बात करें इलेक्ट्रॉन का, यदि इलेक्ट्रॉन का केवल रहेगा तब हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली फॉर ये वाला जो रहेगा वो हम लिख देते हैं जनरली फॉर इलेक्ट्रॉन। किसके लिए रहेगा, आपका इलेक्ट्रॉन के लिए जनरली रहेगा। अब यदि इलेक्ट्रॉन के लिए ये जनरली रहेगा, ठीक है, तो इसमें m जो मास है, m बराबर क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। m बराबर क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो E है यानी कि Q है वो क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों आपको पता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 ठीक है, कूलम। ये आपको देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर, ये देखने को मिलेगा। अब दोनों वैल्यू को जब हम पुट कर देंगे, यानी m को भी पुट कर देंगे और q को भी पुट कर देंगे। ठीक है, m को भी पुट कर देंगे और q को भी पुट कर देंगे। सारा वैल्यू पुट जब हम लोग कर देंगे इस वाले में, ठीक है, इस वाले में जब हम पुट कर देंगे तो लेमडा इज इक्वल टू, ठीक है, लेमडा इज इक्वल टू निकल जाएगा 150, और h का भी वैल्यू पुट कर देंगे, इसका भी पुट करेंगे, इसका भी पुट करेंगे, इसका भी पुट करेंगे। ठीक है, सारा चीज पुट करने के बाद तो निकलेगा 150 अपॉन, ठीक है, 150 अपॉन v, अंडर रूट 150 अपॉन v। ये आपका लेमडा निकलेगा किसमें, एंगस्ट्रॉम में। इज दैट क्लियर, ये देख लेंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए शॉर्टकट हो जाएगा। ठीक है, तब यदि पार्टिकल्स किसके बारे में बात कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा हो तब। यदि इलेक्ट्रॉन के बारे में बात नहीं कर रहा है तो यही वाला फॉर्मूला पुट करके निकालना है, और यदि इलेक्ट्रॉन का बात कर रहा है तो हम इस फॉर्मूले को पुट कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, चूंकि कैलकुलेट किया हुआ है। इज दैट क्लियर। जैसे कि एक क्वेश्चन, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्वेश्चन देखें क्या बोलता है। ठीक है,
ठीक है, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट, क्वेश्चन है कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ, कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ, कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज एक्सिलरेटेड फ्रॉम, विच इज एक्सिलरेटेड फ्रॉम, ठीक है, विच इज एक्सिलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, एक्सिलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, टू रेस्ट, एक सेकेंड, एक्सिलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 1.5 ऑफ 1.5 v। अब बात ध्यान से समझे, इसमें एक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, क्या बोल रहा है कि कहां से इलेक्ट्रॉन जो था विच इज एक्सिलरेटेड फ्रॉम, रेस्ट, विच इज एक्सिलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू अ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पहले वो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था, ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था और रेस्ट के बाद इसमें इसको एक्सिलरेट किया गया है, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड किया गया है, बात समझ में आया। और उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस किस में किया गया है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इनिशियल, कहने का मतलब है कि इसका इनिशियल, ठीक है, यदि हम बात करें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी का, तो यहाँ पे अभी तो कुछ नहीं दिया हुआ है, यदि दिया रहेगा वो हम अगले क्वेश्चन में आपसे बात करेंगे। तो फ्रॉम रेस्ट का बात किया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रेस्ट जो था विच इज एक्सिलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, पहले रेस्ट में था, उसमें कोई एनर्जी नहीं था, फिर उसको एक्सिलरेट किया गया है और पोटेंशियल डिफरेंस किसमें है 1.5 v में, ठीक है, तो इसमें कोई तो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला है, लेकिन अगला क्वेश्चन जब हम बात करेंगे उसमें आपको एक अलग कॉन्सेप्ट जो है, यानी सेम है, बस उसमें इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब एनर्जी उसमें ऐड कर देना रहता है, एड अप करना रहता है, वो हम आपको बताएंगे, इसमें कोई अलग सा नहीं है। तो हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ 1.5 v, ठीक है, तो लेमडा इज इक्वल टू कौन सा था 150 अंडर रूट 150 अपॉन v, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 150 अपॉन 1.5, ये था, तो आप निकाल देंगे, ये वाला जीरो करके क्या कर देंगे ये, ठीक है, और ये हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा आपका, कितना लेमडा आ जाएगा 10, ठीक है, लेमडा कितना आ जाएगा आपका 10, इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है, 10 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। लेकिन अगला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन हैविंग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अब देखिए अगला क्वेश्चन जो हम कहना चाह रहे थे, क्या यहाँ पे नहीं है लेकिन वो अगला क्वेश्चन में मिलेगा आपको, एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है, कहता है एन इलेक्ट्रॉन हैविंग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसका कितना दे रहा है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इससे पहले वाले में रेस्ट में था, यही कहना चाहते थे, अभी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी उसका पहले से काइनेटिक एनर्जी था, ठीक है, और फिर वो पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस में आया, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा और एडअप हो जाएगा, ठीक है, देखेंगे समझेंगे, an electron having initial kinetic energy 6 electron volt is accelerated through a potential difference is accelerated, ठीक है, through a potential difference, through a potential difference, थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट, ठीक है, किस में रखा गया इसको 4 वोल्ट में रखा गया, फाइंड वेवलेंथ ऑफ एसोसिएटेड, फाइंड वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन, फाइंड वेवलेंथ, ठीक है, फाइंड वेवलेंथ एसोसिएटेड, ठीक है, विद इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, ठीक है,
बात समझ में आ रहा है? क्या निकालना आपको? वेवलेंथ निकालना है। क्लियर है? वेवलेंथ निकालना। अब क्या बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो पहले ही उस इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी कितना का था? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था। कितना का काइनेटिक एनर्जी था? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था। यानी पहले खुद काइनेटिक एनर्जी में है और फिर उसको एक पोटेंशियल डिफरेंस में रखा गया है, तो ये तो और एक्सेलरेट हो गया ना, और एक्सेलरेट कर दिया गया। और उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना रखा गया? 4b। उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना रखा गया? 4b। और पहले से ये एक्सेलरेटेड था और वहां पे क्या था? पहले रेस्ट में था उस क्वेश्चन में और फिर एक्सेलरेट किया गया था। यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसका कितना हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आया? क्या बोलना चाह रहे हैं हम? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा इसका? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहले से जो इनिशियल था। ठीक है? क्लियर है क्या बोल रहे हैं हम? तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी, जो आपका काइनेटिक एनर्जी था वो कौन सा है? इनिशियल, बराबर कितना दिया हुआ है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स या ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोल सकते हैं? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है? अब काइनेटिक एनर्जी हम लिख देते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है? क्या हो जाएगा? ईवी। ई इंटू क्या होता है? वी, यही होता है ना? अब पढ़े तो थे, ई इंटू वी। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हैं? ई तो कुछ नहीं है, लेकिन वी कितना दे दिया है? 4 वी। ठीक है, तो टोटल क्या हो जाएगा? 4 EV। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? ठीक है, ये वाला किसके लिए? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कितना हो गया? 4 EV। और पहले से कितना था आपका? 6 EV। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल 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 कितना हो जाएगा? 6 + 4 = 10 EV। यानी टोटल एनर्जी आपको कितना का देखने का मिलेगा? 10 EV का देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसका क्या बोलता है क्वेश्चन में? फाइंड वेवलेंथ बोला था ना निकालने। हाँ ठीक है, वेवलेंथ निकालने बोला था। अच्छा, यदि 10 EV में है, 10 EV है, तो यदि हम बात करें कि पोटेंशियल यहाँ पे कितना है इसके रिस्पेक्ट में, यदि 10 टोटल एनर्जी कितना बोल रहा है? 10 EV। टोटल एनर्जी कितना बोल रहा है? 10 EV। यानी कि V कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10। वोल्टेज यहाँ पे कितना है? 10। अरे पढ़े थे ना ये वाला चीज, क्या पढ़े थे कि यदि हम बात कर रहे हैं E इंटू वी, एनर्जी क्या बात कर रहा है? अब ये टोटल एनर्जी है E इंटू वी। तो यदि हम बात करें कितना दिया है? एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV। और E इंटू वी, वोल्टेज जो है आपका कितना हो जाएगा? ये आपका 10, या उस सॉरी हम ये भी बोले थे एनर्जी, आपको डायरेक्ट याद होगा। ठीक है, अब दोबारा ये पूरा कहानी नहीं बोलेंगे, आपको याद होगा कि यदि ईवी में है, ईवी में है तो अपने को वोल्टेज पूछे कितना वोल्ट था, तो हम क्या बोलेंगे? 10 वोल्ट। कितना वोल्ट था? 10 वोल्ट। डायरेक्ट याद आ रहा है? पिछले क्लास में शायद बताएं, पिछले क्लास में बताएं कि ईवी यदि दिया हुआ है तो कितना हम लोग लिख देंगे? डायरेक्ट 10 वोल्ट हम लोग लिख सकते हैं। बात समझ में आया? सेम चीज है। तो अब वोल्टेज यानी कि कितना आ गया? 10 वोल्ट। तो अब हम लोग क्या करेंगे? लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 150 √150 अपॉन 10। ठीक है, अब ये चला जाएगा खत्म, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? √15। ये आपका आंसर देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, जो कि तकरीबन 3.87 एंगस्ट्रॉम आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 3.87 एंगस्ट्रॉम देखने को मिलेगा। बात समझ में आया? अब इस टॉपिक के बाद हम लोग देखने वाले हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट करें इसको। ठीक है, देखेंगे फटाक से उसका क्या है भाई। ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये क्या बोलता है ना, इसके कहने के मुताबिक जो है, किसी भी, जैसे कि इलेक्ट्रॉन ही है वो चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक चारों तरफ घूम रहा है, तो उसको हम लोग उसका पोजीशन और मोमेंटम
पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ हम लोग एक्यूरेसी के साथ निकाल नहीं सकते हैं। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काट रहा है, और चक्कर काट रहा है तो उसमें क्या होगा, मोमेंटम भी है, ठीक है, और साथ ही साथ उसका क्या होगा, पोजीशन, किस पोजीशन पे है, यदि हम वो निकालने जाएंगे तो मोमेंटम में जो है एक्यूरेसी नहीं आएगा, ठीक है, और यदि हम लोग मोमेंटम निकालने जाएंगे तो पोजीशन में एक्यूरेसी नहीं आएगा। बात समझ में आया? ये हाइजेनबर्ग नाम के साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा ये बात कहा गया था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स्ड पोजीशन निकाल पाना एट अ टाइम, या फिर एक उसका मोमेंटम निकाल पाना, वो काफी डिफिकल्ट होगा, यानी कि उसमें एक्यूरेसी नहीं आएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ अनसर्टेनिटी, वो अनसर्टेन होगा। बात समझ में आया? वो क्या होगा, अनसर्टेन होगा। यदि हम पोजीशन निकालने जाएंगे तो मोमेंटम में प्रॉब्लम आ जाएगा, वेलोसिटी में, ठीक है, मोमेंटम इज व्हाट, मास इनटू वेलोसिटी, तो किसमें चेंजेस आ जाएगा, आपका वेलोसिटी में चेंजेस आ जाएगा। और यदि वेलोसिटी हम लोग निकालने आएंगे तो किसमें चेंजेस हो जाएगा, पोजीशन में। सिंपल से यदि हम बात समझने के लिए यदि करें तो इस मार्कर को ही यदि हम फेंक रहे हैं तो इसका क्या होगा, वेलोसिटी कुछ होगा, मोमेंटम होगा, और मोमेंटम जैसे ही हम निकालने जाएंगे, इसका एक फिक्स्ड मोमेंटम जैसे ही निकालने जाएंगे इसका पोजीशन बदल जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और पोजीशन, एक फिक्स पोजीशन हम जैसे ही निकालने जाएंगे तो उसका मोमेंटम में चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये था, इनका कहने का मतलब ये था कि हम लोग जो है वो कभी भी एक्यूरेट उसका मोमेंटम और जो पोजीशन है उसको हम लोग मेजर मतलब कि फाइंड आउट नहीं कर सकते। बात समझ में आया? स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर एक बार देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इट इज इम्पॉसिबल, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन, टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम, ठीक है, एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड यदि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काट रहा है तो उसका हम एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम एक साथ दोनों नहीं बता सकते हैं। यदि पोजीशन बताने जाएंगे मोमेंटम में गड़बड़ होगा, मोमेंटम बताने जाएंगे पोजीशन में एक्यूरेसी नहीं आएगा, ठीक है, उसी चीज को कहा गया है अनसर्टेनिटी। इज दैट क्लियर? इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस साइमल्टेनियसली विथ इक्वल एक्यूरेसी, ठीक है, साइमल्टेनियसली with equal accuracy, ठीक है, सेम एक्यूरेसी के साथ दोनों को निकाल पाना मुश्किल था, ठीक है, सेम एक्यूरेसी को निकाल पाना मुश्किल था। और फॉर्मूला क्या उन्होंने दिया कि डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई, ये उनका एक्सप्रेशन था। कैसे डिराइव्ड करके आया वो अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बस आपको ध्यान में रखना होगा जहां पे, और कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे हम इज इक्वल टू का इस्तेमाल करेंगे, ग्रेटर देन का नहीं, ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई है, तो न्यूमेरिकल के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू का इस्तेमाल करेंगे। वेयर, ठीक है, वेयर डेल एक्स जो है वो क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल एक्स इज अनसर्टेनिटी, ठीक है, इन पोजीशन, और डेल पी जो है वो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है, और डेल पी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल पी को लिख सकते हैं एम डेल, क्या लिख सकते हैं, एम डेल मास इनटू वेलोसिटी, ये हम लिख सकते हैं। यानी कि इस फॉर्मूले को और क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स इंटू एम डेल, ठीक है, एम डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, एच बाय 4 पाई, ये हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आया? क्या हम बोले कि कभी भी एक, यदि हम आंसर ये क्या, अच्छा डेल पी और डेल एक्स क्या बोले, अनसर्टेनिटी, यानी कि ये वाला भी अनसर्टेनिटी होगा और ये वाला भी अनसर्टेनिटी होगा, दोनों को एक साथ जहां निकालने जाएंगे तो कोई ना कोई जो है वो गड़बड़ होगा ही होगा। कैसे अभी बताएं कि कोई भी चीज यदि हम फेंक रहे हैं, जैसे ही उसका मोमेंटम निकालने जाएंगे पोजीशन चेंज हो जाएगा, पोजीशन निकालने जाएंगे मोमेंटम चेंज हो जाएगा। बात समझ में आया? एंड मोमेंटम इज व्हाट, नथिंग बट व्हाट, मास इनटू वेलोसिटी, और डेल वी क्या, वो भी चेंज इन वेलोसिटी ही आ जाता है। बात समझ में आया क्या चल रहा है? यही उनका प्रिंसिपल था, यही फॉर्मूला है।
इसमें इस चैप्टर में बहुत सारा छोटा मोटा फॉर्मूला आएगा, ध्यान में रखना ही होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और इसी और कंप्लीट फॉर्मूला बेस्ड क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है। जैसे कि क्वेश्चन यदि हम बात करें यहाँ पे, अच्छा, और इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि यदि हम माने यहाँ पे कि डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, यदि हम डेल एक्स को यदि हम निकालना चाहते हैं, डेल एक्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं, यानी पोजीशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं, यानी एकदम एक्यूरेसी के साथ, कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ, तो अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगा, जीरो। उसका अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगा, जीरो। अब जैसे ही जीरो ये हो जाएगा और हमको क्या निकालना, मोमेंटम निकालना है, तो इस एक्स को कहाँ ले जाएंगे, नीचे, और एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, जीरो। और किसी भी वैल्यू के नीचे जब जीरो आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिट। बात समझ में आया, यानी कि मोमेंटम उसका निकल पाएगा क्या, नहीं निकल पाएगा। उसी तरीके से यानी कि फिर आपका डेल पी क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी। और यदि यहाँ पे हम, ठीक है, डेल पी आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, सॉरी वेलोसिटी कर देते हैं, वेलोसिटी क्या आ जाएगा आपका, इन्फिनिटी। बात समझ में आया, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अब यदि हम डेल वी टेंस टू यदि हम जीरो कहते हैं, ठीक है, वेलोसिटी को यदि हम निकाले पूरे एक्यूरेसी के साथ, ठीक है, देन पूरे एक्यूरेसी के साथ यदि हम निकालना चाहें इसको, तो इस वाले वैल्यू को क्या, इसको हम क्या मान लेंगे, जीरो। तो ये वाला वैल्यू को, सॉरी, इस वाले वैल्यू को कहाँ ले जाएंगे, नीचे की तरफ, तो केवल क्या बचेगा, डेल एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेल एक्स है वो क्या हो जाएगा आपका, जीरो, क्योंकि सॉरी वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू रहेगा उसके नीचे जीरो यदि रहेगा तो हम क्या बोल सकते हैं उसको, इन्फिनिटी। बात समझ में आया, क्लियर है। इसीलिए इसको अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल भी कहा गया है, इसीलिए इसको अनसर्टेनिटी कहा गया है, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है किसी भी ऑर्बिट में, उसका एक फिक्स्ड पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ निकाल पाना मुश्किल है, दैट इज द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसी को कहा गया है, ठीक है। जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चन, अ माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन, ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कहता है अ माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन, अ माइक्रोस्कोप यूजिंग suitable photons is, ठीक है, photons is employed to locate an electron, ठीक है, photons is employed to, ठीक है, employed to locate an electron, ठीक है, locate an electron with a distance of 0.1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 0.1 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ठीक है, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी, ठीक है, इन वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी कितना आ रहा है। कहने का मतलब है, क्या बोल रहा है, माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन पता करना है, ठीक है, विद डिस्टेंस, ठीक है, अरे चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, लेकिन क्या बोला आपको, कितना में निकालना है, केवल और केवल 0.1 एंगस्ट्रॉम में निकालना है, ठीक है, 0.1 एंगस्ट्रॉम में निकालना है। तो ये 0.1 एंगस्ट्रॉम मान लेते हैं, इतना दूरी, केवल इतना ही दूरी में निकालना है आपको, ठीक है, और ये कितना है, 0.1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 0.1 एंगस्ट्रॉम। और व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, इसका अनसर्टेनिटी क्या निकालना है आपको, वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, डेल वी आपको निकालना है यहां से, ठीक है। तो बेसिकली डेल एक्स जो है वो क्या दे दिया है आपका, ठीक है, डेल एक्स डिस्टेंस क्या दे दिया हुआ आपका, पोजीशन के बारे में बात कर रहा है, इसी पोजीशन में आपको निकालना है, ठीक है। तो डेल एक्स बराबर क्या दे दिया है, 0.1 एंगस्ट्रॉम, डेल एक्स बराबर बेसिकली क्या दे दिया है, 0.1 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 1 × 10⁻⁻⁻,
ठीक है, दैट इज और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना होता है -10 मीटर। तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, क्योंकि यदि हम इसको ऐसा करें तो ये हो जाएगा 10 और हो जाएगा 1 इंटू 10⁻11 मीटर। ये हम लोग कर देंगे किसके बारे में, पोजीशन के बारे में, ठीक है। और आपको निकालना क्या है डेल वी, डेल वी आपको निकालना है। तो फॉर्मूला क्या था डेल एक्स इंटू एम डेल वी इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई, यही वाला चीज आपको निकालना था। अब सारा का वैल्यू दिया हुआ बस पुट कर देना है, ठीक है। अब ठीक है, तो ये वैल्यू यदि पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10⁻11 इंटू, ठीक है, मास तो कुछ दिया नहीं है m। अच्छा किसके बारे में बात हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के बारे में ना, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लिख देंगे 9.1 इंटू 10⁻31 और ये क्या हो जाएगा इंटू डेल वी, ये तो निकालना है डेल वी इज इक्वल टू एच बाय एच का वैल्यू क्या हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻34 और ये हो जाएगा 4 इंटू 22/7 लिख देंगे, ठीक है, 22/7 लिख देंगे। इसको पूरा जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, डेल वी का वैल्यू आएगा 6 इंटू 10 वैल्यू आ जाएगा आपका इसका 6 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड, ये आपके पास वैल्यू आएगा। आप इसको पूरा अच्छे से कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है, बात समझ में आया। तो इसी तरीके से छोटा मोटा और क्वेश्चन रहेगा, जैसे एक क्वेश्चन और बता देते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं आपका कि अ गोल्फ बॉल, ठीक है, क्या बोल रहा है अ गोल्फ बॉल हैज अ मास ऑफ, क्वेश्चन है अ गोल्फ बॉल, ठीक है, हैज अ मास, मास ऑफ, ठीक है, मास ऑफ 45 ग्राम, 45 ग्राम, ठीक है, एंड अ स्पीड ऑफ, एंड द स्पीड ऑफ, स्पीड दे रहा है, ठीक है, वेलोसिटी 45 मीटर पर सेकेंड और ये ग्राम दे दिया है क्या आपका मास दे दिया, ये क्या दे दिया वेलोसिटी दे दिया है, स्पीड ऑफ 45 ये, इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड, ठीक है, if the speed can be measured, ठीक है, measured with inaccuracy of 2%, measured in accuracy, ठीक है, of 2%, 2% एक्यूरेसी मतलब जितना भी है उसका 2% हम लेकर के चल रहे हैं एक्यूरेसी, ठीक है। कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है, कैलकुलेट अनसर्टेनिटी, ठीक है, इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अब जैसे कि क्वेश्चन में क्या दे दिया इधर थोड़ा सा बताते हैं, इसको हटा करके, ठीक है, समझ में आया। तो क्या हम बोले जैसे कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m बराबर कितना दिया हुआ है, m बराबर आपका दिया हुआ 45 ग्राम, ठीक है, 45 ग्राम दे दिया है और इसको हम लोग केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 45 इंटू 10⁻³ केजी में लेकर के चलना है। और क्या दिया होगा वेलोसिटी, वेलोसिटी दे दिया है 45 मीटर पर सेकंड, ठीक है, वेलोसिटी भी दिया है 45 मीटर पर सेकंड। और डेल वी, ठीक है, डेल वी जो अनसर्टेनिटी दे रहा है, ठीक है, स्पीड कैन बी मेजर्ड इन एक्यूरेसी 2%, 2% एक्यूरेसी मतलब हम 2% लेकर के चल रहे हैं। तो वेलोसिटी कितना दिया हुआ 45, ठीक है, इंटू 2/100 कर देना है। 2% जब भी 2% 5% एक्यूरेसी का बात करें तो कितना एक्यूरेसी इसका आ गया 0.9, ठीक है, 45 दूना 90 और ये हो जाएगा 0.9 मीटर पर सेकंड, इतना एक्यूरेसी लेकर के हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आया, ठीक है। तो अब डेल एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डेल एक्स इंटू मास कितना दिया हुआ है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये 45 इंटू 10⁻³ और इंटू वेलोसिटी कितना दे दिया हुआ है, ठीक है, 0.9 डेल वी इज इक्वल टू और h बाय 4 पाई। ये अब सबका वैल्यू बैठाएंगे, h बाय 4 पाई का भी वैल्यू बैठा देंगे और सारे का वैल्यू बैठाएंगे तो आपको डेल एक्स जो है वो आपको फाइंड करता हुआ मिल जाएगा। बात समझ में आया। तो इसी तरीके से छोटे मोटे क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो इस तरीके से कंप्लीट फॉर्मूला बेस्ड जो है वो आपको दिखेगा। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लगे कि थोड़ा सा बाउंस जा रहा है
तो वीडियो रोक करके देखना है, ठीक है, दोबारा प्ले करके देखना है, रिवाइंड करके देखना है, ठीक है। बड़ा ही आसान सा था, दो चीज हम लोग पढ़े, समराइज करके बोल देते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो था वो ये बता रहा था, सिंपल सा चीज है। लाइट का हम लोग दो पढ़े थे, दो नेचर होता है, डुअल नेचर शो करता है, वेव एज वेल एज पार्टिकल। तो डी ब्रॉगली ने भी बोला कि जब एक कोई ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा हो, पार्टिकल हो गया, ठीक है, पार्टिकल जब मूव कर रहा हो, ठीक, तो उसमें भी क्या आ जाएगा, वो भी क्रिएट करेगा वेव को। पार्टिकल जो था वो भी क्रिएट करेगा वेव को, और वो दो नेचर को शो करने लग जाएगा, यानी कि वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। और जब उस पार्टिकल नेचर और वेव नेचर का फिर उन्होंने बताया क्या वेवलेंथ क्या होगा, तो लेमडा जो है वो तीन फॉर्मूला निकल करके अपने सामने आता है, और तीन कैलकुलेट किए थे, वेव नेचर भी और पार्टिकल, तो दोनों का लिखे, ए इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, दोनों को इक्वेट किए, और इक्वेट करने के बाद जो आपका इन टर्म्स ऑफ आया आंसर वो क्या आया, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, जिसको हम वेलोसिटी लेकर के चले, यानी लेमडा इज इक्वल टू एच बाय एम वी, वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में। ये काइनेटिक एनर्जी के रेस्पेक्ट में यदि हम बात करें, फिर से निकाले, और क्या आ गया आपका, लेमडा इज इक्वल टू एच बाय अंडर रूट 2m/k/e, ये फॉर्मूला आया। तीसरा फॉर्मूला आपका पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में क्या आया, लेमडा इज इक्वल टू एच बाय अंडर रूट 2m/q/v, ठीक है, और q क्या था, चार्ज, इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं, जनरली वही आपको मिलेगा, ठीक है, और साथ ही साथ आपको क्या रहेगा, वोल्टेज, जो आपका क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, या हो सकता है वही फाइंड आउट करने दे दे। जनरली डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछता है, ध्यान में रखना, 90% डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछेगा, और इन्हीं तीन फॉर्मूले पे आपको निकालना रहेगा। दूसरा चीज जो आज हम लोग पढ़े, वो क्या पढ़े, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये बोलता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटता है, और हम कभी भी, क्योंकि चारों तरफ चक्कर काट रहा है, तो उसका क्या है, एक पोजीशन, एक फिक्स पोजीशन, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, हम लोग कभी भी उसका पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं निकाल सकते हैं विथ एक्यूरेसी, ठीक है, कभी भी पोजीशन और मोमेंटम विद एक्यूरेसी नहीं निकाल सकते हैं। पोजीशन एक्यूरेट निकालोगे मोमेंटम गड़बड़ हो जाएगा, मोमेंटम निकालोगे पोजीशन गड़बड़ हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो उसी के रेस्पेक्ट में अनसर्टेनिटी का उन्होंने फॉर्मूला दिया, डेल एक्स इंटू डेल पी greater than equal to h by 4 pi, and p is nothing but what is what momentum, and momentum is equal to m into del v, और del v क्या हो जाएगा आपका, वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी। तो वही पोजीशन निकालोगे तो वेलोसिटी बदल जाएगा, वेलोसिटी निकालोगे तो पोजीशन बदलता हुआ नजर आएगा। और इज इक्वल टू जो फॉर्मूला फिर आपका क्या लिख सकते हैं, पहला तो ये आया था डेल एक्स, ठीक है, डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई, और फॉर्मूले जब हम लोग न्यूमेरिकल निकालेंगे तो ग्रेटर देन का इस्तेमाल ना करके इज इक्वल टू 4 पाई करके निकालेंगे। और इसको क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स इंटू एम इंटू डेल वी इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई। तो इसी पे क्वेश्चन शुरू रहेगा, एकदम फॉर्मूला बेस्ड रहेगा, हड़बड़ाने की बात नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखना है, रिविजन करते रखना है, नोट्स अच्छे से बनाना है, एनसीईआरटी को भी टाइम निकाल करके थोड़ा सा एक बार रीड कर लेना है, लेकिन उससे पहले नोट्स को अच्छे से कवर करना है, ठीक है। अगले सेशन में फिर से मिलते हैं और एक काफी बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है, वेव मैकेनिकल मॉडल के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।